गाय और प्रिस्का के 2 बच्चे थे जिनका नाम मैडॉक्स और टेरेंट था। वो उनके साथ एक रेस्टोरेंट में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। गाय और प्रिस्का एक दूसरे से तलाक लेने वाले थे, इसलिए वो कुछ समय अपने बच्चों के साथ एक फैमिली की तरह बिताना चाहते थे। रिजॉर्ट का नाम अनामिका रिजॉर्ट है, जो प्रिस्का को बहुत ही कम दामों पर ऑनलाइन मिल गया था। वहाँ का मैनेजर उनका स्वागत बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है, जिसे देख के लगता है कि वो एक 7 स्टार होटल है। प्रिस्का कहती है कि यकीन ही नहीं होता कि उसे ये जगह ऑनलाइन मिल गई। प्रिस्का और गाय को ड्रिंक दी जाती है, जो उनके पसंद के हिसाब से ही बनाया गया था। मतलब कि कोई भी चांस ना हो कि आने वाला गेस्ट उस ड्रिंक को लेने से इनकार कर दे। बच्चों के लिए फ्री आइसक्रीम, चॉकलेट सब कुछ था वहाँ। जब बच्चे आइसक्रीम ले रहे थे तो उन्हें रिजॉर्ट के मैनेजर का भतीजा मिलता है, जिसका नाम आइडलिब है, जो टेरेंट से बातें करने लगता है और वो दोनों कुछ ही देर में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी हॉबीज तक शेयर करने लगते हैं। कुछ देर बाद गाय को रिजॉर्ट की बुकलेट मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि बीच पर बच्चे अलाउड नहीं हैं। ये बात गाय को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बच्चों के लिए ही तो वहाँ जा रहे थे, वही नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। परमिशन ना होने के बाद भी वो बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह रिजॉर्ट के बाहर वाली बीच पर टेरेंट और आइडलिब खेल रहे होते हैं। वो जाकर वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि वो लोग क्या क्या काम करते हैं। एक आदमी उन्हें बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर है। याद रखना, ये कैरेक्टर काफी इम्पोर्टेंट है, जिसकी जरूरत फिल्म के लास्ट में पड़ेगी, इसलिए बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। आइडलिब टेरेंट को एक लेटर देता है, जिसमें सिंबल वाली लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, यानी कि वो उसके ही बनाए हुए कोड थे जो टेरेंट को डिकोड करने थे। गाय को पता चलता है कि प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर है, जिसके बारे में उसने गाय को पहले नहीं बताया था। अब फिर से दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिसे देख के मैडॉक्स टेरेंट का ध्यान बटाने के लिए टेरेंट को कहती है कि वो उस लेटर को डिकोड करे जो उसे आइडलिब ने दी थी। टेरेंट उस लेटर को डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें लिखा हुआ है आइसक्रीम ईटिंग कॉन्टेस्ट टुमारो, लेकिन यहाँ पर टेरेंट गलत था। सही मतलब उसे फिल्म के आखिर में पता चलेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सुनसान बीच पर रैपर, जिसका नाम मिड साइज सुडान है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड स्विमिंग के लिए समंदर में जाती है और रैपर उसे चुपचाप बैठकर देख रहा था। उसे देख के लग रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। गाय और प्रिस्का को रिजॉर्ट का मैनेजर एक बीच पर जाने की सजेशन देता है, जो पहाड़ों के बीच में एक खास तरह के मिनरल वाली चट्टानों से घिरी हुई है। आइडलिब टेरेंट को बुला रहा था, शायद वो उसे वहाँ जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन रिजॉर्ट का मैनेजर आइडलिब को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे डांट भी लगाता है। तभी एक औरत, जिसका नाम पेट्रिसिया था, उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर भी था, जिसका नाम चार्ल्स था, और पेट्रिसिया का हस्बैंड जेरिन भी एक नर्स था, इसलिए वो उसकी कंडीशन को संभाल लेते हैं। अगले दिन चार्ल्स की फैमिली और गाय की फैमिली एक बस में बैठकर बीच पर चले जाते हैं। बस का ड्राइवर उन्हें बीच से कुछ ही दूर पर छोड़ देता है। वो लोग उसे और आगे तक जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके साथ में एक बुजुर्ग और बच्चे भी थे। फिर भी वो नहीं रुकता और उन लोगों से कहता है कि वो शाम 5 बजे वापस उन्हें लेने आएगा, और झटपट वहाँ से निकल जाता है। जब वो लोग बीच पर पहुँचते हैं तो सब बीच को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत जगह उन्हें ऑनलाइन मिल गई। डॉक्टर की एक 6 साल की बेटी थी, जिसका नाम कैरा था। मैडॉक्स और टेरेंट कैरा के साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं। डॉक्टर की वाइफ, जिसका नाम क्रिस्टल था, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब वो बीच पर आती है तो तुरंत बिकनी में फोटो खींचने लगती है, जिसे देख के चार्ल्स बार बार मिड साइज सुडान की तरफ देख रहा होता है। चार्ल्स अपनी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर था। डॉक्टर की माँ भी उनके साथ में थी, जिसका नाम एग्नेस था। प्रिस्का और गाय में फिर कहासुनी हो रही थी। प्रिस्का को लगता है कि गाय उसकी केयर नहीं करता। मैडॉक्स मिड साइज रैपर को पहचान लेती है। वो एक पॉपुलर सेलिब्रिटी था, लेकिन मैडॉक्स के डैड उसके पास जाने से उसे मना करते हैं। कुछ देर बाद बच्चों को खेलते हुए इनसे पहले जो लोग बीच पर आए थे उनके कुछ सामान मिलते हैं। उन लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती है कि कोई अपना सामान ऐसे क्यों बीच पर छोड़कर चला गया है। प्रिस्का उन बच्चों से उन चीजों से दूर रहने के लिए कहती है, जिसके बाद टेरेंट स्विमिंग करने चला जाता है। कुछ देर बाद उसे मिड साइज स्वीडन की गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। वो लोग समझते हैं शायद वो डूब गई होगी, इसलिए मर गई। मिड साइज के नाक से खून निकल रही थी, जिसे देख के चार्ल्स कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को इसने ही मारा होगा।
दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी जिसकी वजह से इसके नाक से खून निकल रहा। तब रैपर कहता है कि पिछले कई घंटों से लगातार उसके नाक से खून निकल रही है। उसे एक खास तरह की कंडीशन थी जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती और कभी कभार उसके नाक से खून निकला करता था, लेकिन यहाँ बीच पे आने के बाद लगातार उसके नाक से खून निकलते ही जा रही थी। इसलिए वो पहले से ही परेशान था, जिसकी वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया और वो कैसे मरी इसे बिल्कुल भी पता नहीं। टेरेंट अपनी मॉम से कहता है कि उसे उसका पैंट टाइट लग रहा है। तभी प्रिस्का देखती है कि टेरेंट थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी जेरिन और पैट्रिसिया वहाँ पर पहुँचते हैं। सब उसे देख के कहते हैं कि अभी एक हादसा हुआ है और एक डेड बॉडी मिली है। जेरिन ये सोचता है कि बाहर जाके वो हेल्प लाए, क्योंकि अभी अभी जस्ट वो आए थे और वो लोग वहीं पर होंगे। वो जैसे ही आगे बढ़कर बाहर निकलने लगता है, पहाड़ों के बीच में जाकर वो अचानक से बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वापस से उसी बीच पर था। सब लोग उसे बताते हैं कि वो अपना सिर पकड़कर वहाँ से भागता हुआ आया और आकर यहाँ पर बेहोश हो गया। अभी सब उसको देख ही रहे होते हैं। तब तक डॉक्टर की माँ एग्नेस की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ ही देर में उसकी डेथ भी हो गई। चार्ल्स कहता है कि डेड बॉडी देखकर वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्हें सदमा लग गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो चल बची। अब उन्हें इमरजेंसी में हेल्प बुलानी होगी। तभी हम देखते हैं कि कारा भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके बालों का बढ़ता हुआ हमें दिखाया जाता है। चार्ल्स को सिजोफ्रेनिया था और उसकी माँ की मौत के बाद उसे और टेंशन होने लगी थी, जिसकी वजह से उसका पागलपन बढ़ रहा था। टेरेंट और मैडॉक्स जेरिन और पैट्रिसिया से बात कर रहे होते हैं। जेरिन कहता है टेरेंट 12 साल का होगा, लेकिन वो कहता है कि वो 6 साल का है। जेरिन समझता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद ये लोग मजाक कर रहे हो। तभी वहाँ प्रिस्का आती है और देखती है कि मैडॉक्स और टेरेंट की उम्र 6 से 7 साल तक बड़ी हो चुकी है। गाय और प्रिस्का उन्हें देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। अब प्रिस्का को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी और वो सोचती है कि उन्हें तुरंत ही चेकअप की जरूरत है। दूसरी तरफ चार्ल्स मिड साइज रैपर पर नजर रखे हुए था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसने ही मारा। कुछ देर बाद मिड साइड वहाँ से उठता है और भागने लगता है। तब चार्ल्स उसके पीछे जाता है। दोनों आगे बढ़कर एक गुफा में जाते हैं और जाकर वहाँ पर बेहोश जाते हैं। उनकी आंखें खुलती हैं तो वो फिर से उसी बीच पर थे। तब उन्हें समझ में आता है कि इस बीच से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब सब निकलने की कोशिश करते हैं और सबके साथ ऐसा ही होता है। प्रिस्का कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना होगा, क्योंकि उसके बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चार्ल्स एक मेंटल पेशेंट था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो जाकर सीधे मिड साइज रैपर पर एक चाकू लेकर वार करता है। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि मिड साइज रैपर का चोट भी तुरंत ही भर गया। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। वहाँ पर सब लोगों में एक चीज कॉमन थी, सबको एक ऐसी बीमारी थी जो जानलेवा थी और उसका इलाज आज तक नहीं बना था। अभी सब डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि किसको क्या मेडिकल कंडीशन है। तभी प्रिस्का बेहोश हो जाती है और उसके पेट में एक बड़ा सा ट्यूमर निकलता है। वो ट्यूमर बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा था। चार्ल्स एक सर्जन था, इसलिए सब उसे कहते हैं कि वो इस ट्यूमर को यहीं पर चीर कर निकाल दे। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में आकर गाय भी प्रिस्का के इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए राजी हो जाता है। जब तक ऑपरेशन होती है तब तक ही वो ट्यूमर एक संतरे के साइज से लेकर एक तरबूज के साइज का हो चुका था। चार्ल्स के कट मारते ही प्रिस्का की बॉडी खुद ही हील हो जा रही थी, इसलिए जब चार्ल्स कट मारता है तो सब लोग मिलकर उसके कट को फैलाते हैं और चार्ल्स उस ट्यूमर को बाहर निकाल देता है। थोड़ी ही देर में प्रिस्का ठीक हो जाती है, जो कि उसे रिकवर करने में कम से कम 1 साल का टाइम लगता। ये देख के मिड साइज अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी देखने जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। नॉर्मली एक इंसान की बॉडी डिकम्पोज होने में 7 से 8 साल का समय लगता है, इसलिए वो अंदाजा लगाते हैं कि उनकी जिंदगी 1 घंटे में 2 साल चल रही है। इस हिसाब से वो लोग ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। टेरेंट और कारा बहुत देर तक साथ थे, ये लोग उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो दोनों खेल खेल में ही बड़े हो रहे थे और बहुत ही जल्दी जवान हो जाते हैं। जब वो लोग कारा को देखते हैं तो वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो लोग हैरान हो जाते हैं। ये देख के कारा की मॉम बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और कारा से बहुत दूर भाग जाती हैं, क्योंकि अभी उनकी बेटी कुछ ही देर पहले 3 साल की थी। वो इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं थी। उस टाइम कारा को एक बच्चा होता है, लेकिन वो पैदा होते ही मर जाता है, क्योंकि इतने तेज बढ़ते हुए समय में उनका किसी बेबी को बचा पाना नामुमकिन था। जैसे ही क्रिस्टल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, उसे भी सेम वैसे ही धक्का लगता है और वो फिर से वापस आ जाती है।
कारा के साथ सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि उसकी मेंटल कंडीशन खराब होने लगती है। वो अपने बच्चे के मरने का दुख सहन नहीं कर पाती और डिप्रेशन में चली जाती है। दूसरी तरफ चार्ल्स का भी डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो छोटी सी चाकू लेकर मिड साइज रैपर पर इतनी ज्यादा वार करता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर से उनके ऊपर कोई नजर रखे हुए था। चार्ल्स अब बूढ़ा हो चुका था और साइको बन गया था और अकेले बैठा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। जेरिन सोचता है कि वो समुद्र के किनारे निकल सकता है, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था और सबको उम्मीद थी कि वो नाकामयाब ही होगा, लेकिन फिर भी वो समुद्र में चला जाता है। सब बाहर निकलने की कोशिश कर करके हार चुके थे। गाय के सही डिसीजन लेने की वजह से प्रिस्का आज जिंदा थी, इसलिए अब उसे गिल्ट हो रही थी क्योंकि उसके तलाक की वजह वही थी। इस बात से मैडॉक्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ उसके डैड को चीट करके उन्हें तलाक देने वाली थी। अब मैडॉक्स बहुत ज्यादा जल्दी बड़ी हो रही थी और उसके लिए ये सब देखना बहुत ही ज्यादा हार्ड था। तभी उसे तैरते हुए एक बॉडी मिलती है जो जेरिन की बॉडी थी। ये देख के पैट्रिसिया की हालत खराब हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वो कुछ भी ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। वो कहती है कि वो भी पानी में जाएगी और तैर के निकलने की कोशिश करेगी। अभी वो इसे बड़बड़ा ही रही होती है, तभी उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और ये मिर्गी के दौरे आते ही रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती। उसके मरने के बाद हम कारा को देखते हैं जो अपने बच्चे के मरने के गम में इतनी ज्यादा दुखी थी कि उसे अब यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना था, चाहे वो मर जाए तो भी उसे एक ट्राई तो करना ही था। टेरेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे के जाने से कुछ नहीं होता, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे जब तक कि रह पाएंगे। लेकिन कारा को पता था कि यहाँ रहे तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगती है जहाँ पर से उसका चढ़कर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था या यूँ कहे नामुमकिन था। वो चढ़ते हुए काफी ऊंचाई पर चली जाती है। पहले तो प्रिस्का और गाय उसे उतरने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब वो आधी ऊंचाई पर चढ़ जाती है तो उनके मन में भी कुछ उम्मीद जागने लगती है। गाय कहता है कि वो थोड़ी ऊंचाई और चढ़ गई तो वो उस पहाड़ी तक पहुंच सकती है, लेकिन पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे उससे पहले ही कारा बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है और उसकी डेड बॉडी की हालत भी इतनी खराब हो गई थी कि देखने लायक नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कारा की माँ क्रिस्टल उसे खोजते हुए आती है जिसका कुबर निकल चुका था। क्रिस्टल को भी एक अजीब सी बीमारी थी जिसके लिए उसे कैल्शियम की गोलियां लेनी पड़ती थी। अगर वो ना ले तो उसका यही हाल होने वाला था और वो हो भी चुका था। क्रिस्टल को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। आज वो इतनी बदसूरत हो चुकी थी कि वो खुद को देखना भी नहीं चाहती थी। वो किसी के सामने तक नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो पहाड़ी के बीच में जाकर छुप जाती है। प्रिस्का और गाय काफी बूढ़े हो चुके थे। दोनों ही जानते थे कि उनकी जिंदगी अब कुछ घंटों के लिए ही बाकी है। वो आखिरी टाइम में अपने बीच की कड़वाहट को खत्म करके एक दूसरे को माफ कर देते हैं। गाय प्रिस्का को बताता है कि उसके इस रिलेशनशिप के बारे में उसे पहले से पता था कि वो उसके ऊपर चीट कर रही है, लेकिन गाय को कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रिस्का से सवाल कर सके। तब प्रिस्का को एहसास होता है कि गाय उससे कितना ज्यादा प्यार करता था। मैडॉक्स और रेंट वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर आए सब लोगों की वो एड्रेस और नाम की लिस्ट बनाते हैं। तभी रेंट देखता है कि उन्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा है। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उन लोगों की ही चाल है, उन्हें जानबूझकर यहाँ फंसाया गया है। चार्ल्स भी वहीं गुफाओं में छुपा हुआ था। उसका पागलपन अब पूरी तरह से बढ़ चुका था। वो आकर गाय के ऊपर हमला करने लगता है। प्रिस्का वहाँ से भागते हुए जल्दी से आती है और अपने बच्चों को भगा देती है और कहती है कि जाकर कहीं जल्दी से छुप जाओ जहाँ तुम्हें कोई भी खोज ना सके। तभी उसे एक जंग लगा हुआ चाकू मिलता है जिससे वो चार्ल्स को मार देती है। जंग लगे हुए चाकू से मार खा के चार्ल्स के कट में इन्फेक्शन होने लगता है क्योंकि वहाँ समय बहुत तेजी से बीत रहा था, इसलिए वो इन्फेक्शन कुछ ही मिनटों में चार्ल्स की पूरी बॉडी पर बढ़ जाता है और चार्ल्स वहीं पर मर जाता है। जब मैडॉक्स और रेंट पहाड़ी के बीच में छुपने जाते हैं तो वहाँ उन्हें क्रिस्टल मिलती है जो अपने कुबड़े होने की वजह से रो रही थी। क्रिस्टल उन्हें कहती है कि वो उन्हें दिखे ना और उनके ऊपर हमला करने वाली थी। दोनों डर के एक गुफा में छुप जाते हैं, जिसके बाद क्रिस्टल अपने कुबर को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर अपने ऊपर मार लेती है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी अजीब तरह से ऐंठ जाती है और वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरती है। प्रिस्का और गाय अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उस वक्त मैडॉक्स और टेरेंट दोनों उनके पास थे। बैठे बैठे यूं ही पहले तो गाय की मौत हो जाती है। प्रिस्का कुछ दूर आगे पानी में जाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं जा पाती और वापस आकर जहाँ गाय की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहीं वो भी मर जाती है, जिसके बाद टेरेंट और मैडॉक्स दोनों ही अकेले हो गए थे। ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था।
ये बच्चे कुछ देर पहले 6 और 12 साल के थे। अब उनके लिए ये सब देखना बहुत ही ज्यादा कठिन था। टेरेंट और मैडॉक्स सुबह देखते हैं कि उनकी उम्र लगभग 50 साल की हो गई है। वो अंदाजा लगाते हैं कि अब वो 13 घंटे तक ही और जिंदा रहेंगे। तो मैडॉक्स सोचती है कि एक बार वो यहाँ से निकलने की लास्ट कोशिश जरूर करेंगे, जिसके पहले वो अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पलों को जीना चाहते थे। जिसके बाद वो दोनों जाकर रेत पर महल बनाने लगते हैं। रेत पर महल बनाते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों अपने आप को कितना स्मार्ट समझते थे, और आज जब स्मार्टनेस दिखाने की बारी आई तो उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तभी टेरेंट को याद आता है कि आइडलिब ने उसे एक लेटर दिया था, जिसे जाकर वो फिर से डिकोड करने की कोशिश करता है, क्योंकि तब वो छोटा सा बच्चा था, इसलिए उसने गलत डिकोड कर ली थी। इस बार उसे इस लेटर का सही मतलब पता चलता है, जिसमें लिखा हुआ था माई अंकल डजंट लाइक कोरल। अब आइडलिब के अंकल ही इन सारे कार्यक्रम का करता धरता थे, इसलिए उन्हें बाहर जाने का रास्ता शायद कोरल के बीच में ही मिले। उस बीच पर कोई भी मछलियाँ नहीं थीं, बस कोरल ही थे जो जीवित होते हैं। एक तरह से वो पौधे होते हैं, लेकिन वो कई सालों तक जिंदा रहते हैं। उन लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर वो लोग कोरल के बीच में से निकले तो इस एरिया की जो डेंसिटी है वो कोरल के बीच में काम ना करे, इसलिए दोनों पानी में कूद जाते हैं और कोरल के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन मैडॉक्स बीच में ही फंस जाती है, जिससे वो लोग काफी देर तक बाहर नहीं निकलते। ऊपर से जो कैमरामैन उनके ऊपर नजर रख रहा था, उसे लगता है कि वो दोनों डूब गए होंगे और मर गए होंगे। काफी देर तक वो इंतजार करता है और फिर वो अपने बॉस से कहता है कि वो दोनों मर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले एक और आदमी ने कोरल के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश की थी और वो डूब कर मर गया था। और ये ऑपरेशन 73 था, यानी कि 73 बार इन लोगों ने कई सारे लोगों की ऐसे ही जानें ले ली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिजॉर्ट के अंदर एक लैब है जहाँ दवाएं बनाई जाती हैं, और उन दवाओं के टेस्ट के लिए टूरिस्ट को उस बीच पर भेजा जाता है, जिससे उनके लाइफ टाइम एक्सपेरिमेंट वाली दवा का टेस्ट एक दिन में ही पूरा हो जाता है। वो लोग ऐसे लोगों को खोजते हैं जिनको जानलेवा बीमारी थी, और उन्हें काफी अच्छे ऑफर देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। बच्चों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए किसी को भी बहुत आसानी से पता चल सकता है कि वहाँ क्या झोल हो रहा है, इसलिए वहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं थे। मैनेजर मरे हुए लोगों के गम में 30 सेकंड का मौन रखता है। उसके बाद वो कहता है कि इन लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ। जो पैट्रिसिया थी उसे कई घंटों तक मिर्गी के दौरे नहीं पड़े थे। इसका मतलब है कि उन्होंने जो दवाई पैट्रिसिया को दी थी, अगर वो दवाई मिर्गी के पेशेंट को दी जाए, मिर्गी के झटकों से मुक्ति पा सकता है। वहाँ पे सारी सिस्टम की सेटिंग की हुई थी। रिजॉर्ट के मैनेजर ने उन सारे लोगों की सारी डिटेल्स मिटा दिए थे, ताकि कभी इस बात का पता ना चल सके कि वो लोग यहाँ आए भी थे। यहाँ तक उनके पासपोर्ट भी रिजॉर्ट के मैनेजर के पास थे, और जिन कैब में वो गेस्ट आते थे वो भी उसी रिजॉर्ट के द्वारा भेजे गए थे, इसलिए उनका कोई भी नामो निशान नहीं रहता कि वो लोग अपने घर से निकलकर कहाँ गए थे। अब मैनेजर फिर से नए लोगों को अपने रिजॉर्ट पर बुलाता है। तभी टेरेंट और मैडॉक्स वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों का पोल खोल देते हैं। टेरेंट ने जब एक पुलिस ऑफिसर से बात की थी, वो सीधा उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे वो डायरी दे देता है जो उसे बीच पर मिली थी। ये उन लोगों की डायरी थी जो इनसे पहले उस बीच पर फंसे होंगे। उस डायरी में सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि कौन कब आया था और किस तरह से मर गया था, और पुलिस आकर उन सारे लोगों को पकड़ लेती है। टेरेंट जाकर आइडलिब को थैंक यू बोलता है। अब आइडलिब उसे पहचान नहीं रहा था, क्योंकि अब वो इतने बड़े जो हो चुके थे। पुलिस ऑफिसर उन्हें उनकी आंटी के पास भेज देता है, जो शायद उन्हें अब ना पहचानती हो। अब फाइनली टेरेंट और मैडॉक्स अपनी आगे की नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।